जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था। दोस्तों आज हम वीडियो में जानेंगे कि बाबरी मस्जिद को कैसे तोड़ा गया, इसकी पूरी हिस्ट्री। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं और आपको सुनाते हैं बाबरी मस्जिद को कैसे गिराया गया। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों 26 जुलाई 1992 को अयोध्या में चल रही कार सेवकों को रोकने की घोषणा करने वाली विश्व हिंदू परिषद खुद को ठगा महसूस कर रही थी। राव सरकार लगातार बैठकों में अपने स्टैंड बदल रही थी। ऐसे में सितंबर अक्टूबर में बीएचपी ने 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा करने का ऐलान कर दिया। इस कार सेवा को गोरख मठ, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का समर्थन मिला। राम मंदिर आंदोलन को लेकर यह पहला मौका था जब आरएसएस खुलकर अयोध्या में उतरी थी। कार सेवा की घोषणा होने के बाद 5 दिसंबर 1992 तक इसे रोकने या इसकी दिशा बदलने के प्रयास चलते रहे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। भाजपा, आरएसएस, बीएचपी के तमाम सीनियर नेता अयोध्या पहुंच चुके थे। हजारों कार सेवकों का हुजूम 3 दिसंबर से ही अयोध्या पहुंचने लगा था। 6 दिसंबर तक यह अयोध्या में 1 लाख से अधिक कार सेवक पहुंच चुके थे। कार सेवा को लेकर बीएचपी और भाजपा की ओर से घोषणा की गई थी। यह सांकेतिक होगी। मुलायम सरकार ने 1990 में जिस प्रकार से कार सेवकों को रोकने के लिए रोड और रेल सेवाओं को बंद कर दिया था, अब की बार ऐसा कुछ नहीं था। 5 दिसंबर को भी केंद्र सरकार की ओर से यूपी के सीएम कल्याण सिंह से बातचीत की गई। उन्होंने अप्रिय स्थिति से निपटने को कहा। सीएम कल्याण सिंह ने भरोसा दिलाया कि कार सेवा शांतिपूर्ण होगी, विधि व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कार सेवकों पर किसी भी स्थिति में गोली नहीं चलेगी। सीएम कल्याण ने अधिकारियों को अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम करने के दिशा निर्देश दिए थे तथा साथ ही यह भी निर्देश दिया था कि गोली नहीं चलेगी, किसी भी स्थिति में गोली नहीं चलेगी। अगले दिन सुबह रविवार 6 दिसंबर की अयोध्या में बिल्कुल एक नई सुबह थी। सड़क कार सेवकों से भरी पड़ी थी। हर तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे। सुबह के 7 बजे थे। सांसद विनय कटियार के घर हिंदू धाम का फोन बजा। सांसद ने फोन उठाया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। पीएम चिंतित थे। सांसद ने भरोसा दिलाया कि शनिवार यानी 5 दिसंबर को जो तय हुआ था उसी के अनुरूप सांकेतिक कार सेवा होगी। उन्होंने निश्चिंत किया। अयोध्या में भाजपा के सीनियर नेता मौजूद थे, तो सांसद कटियार ने सबको नाश्ते पर बुलाया था। सुबह 8 बजे भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी हिंदू धाम पहुंचे। अशोक सिंघल तब तक वहां पहुंच चुके थे। तमाम नेताओं ने कार सेवकों की भारी संख्या पर चिंता जताई। उन्हें काबू में करने की रणनीति बनाने लगी। इसी बीच सुबह 7:30 बजे कटियार के घर सीएम कल्याण सिंह का फोन आया। उन्होंने भी सांसद से स्थिति संभालने का अनुरोध किया। वे भी अनहोनी की आशंका से चिंतित थे। कार सेवा के लिए सुबह 9:30 बजे एक्शन शुरू हो गया। तमाम सीनियर नेता, साधु संत बाबरी मस्जिद पहुंचने लगे थे। कार सेवकों ने पहले से वहां डेरा जमा लिया था। राम चबूतरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग बनाई गई थी। सुबह 10 बजे करीब 150 साधु संत पूजन सामग्री लेकर राम चबूतरे पर विराजमान हो गए। लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल और मुरली मनोहर जोशी को भी लेकर एएसपी अंजू गुप्ता विवादित स्थल पर पहुंची। आडवाणी को देखते ही कार सेवकों का पारा और हाई हो गया। उन्हें लगा कि आडवाणी कार सेवा स्थगित करने आए हैं। उग्र कार सेवकों ने बैरिकेडिंग तोड़कर राम चबूतरे पर पहुंचने की कोशिश की। कार सेवकों को उग्र होते देख पुलिस ने बल प्रयोग किया। उन्हें पीछे खदेड़ने की कोशिश की गई, पर
कार सेवकों का गुस्सा और भड़क गया। कुछ कार सेवकों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, राम चबूतरे तक पहुंच गए। वहां मौजूद लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। अशोक सिंघल बीच बचाव करते रह गए। कार सेवकों के आक्रोश को देखते हुए आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता आ गए। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल को वहां से निकाला। तीनों नेताओं को आक्रोशित कार सेवकों से बचाते हुए रामकथा कुंज तक पहुंचाया गया। रामकथा कुंज में मंच बनाया गया था। नेताओं के भाषण यहीं से होने थे। रामकथा कुंज विवादित बाबरी मस्जिद परिसर से करीबन 300 मीटर की दूरी पर था। कार सेवा की जगह से तीनों नेताओं को हटा जाने के बाद बैरिकेडिंग की मरम्मत की गई। भीड़ ने प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी थी। भीड़ को देखते हुए बाबरी परिसर के मेन गेट को बंद कर दिया गया। पूरे इलाके में भगवा लहरा रहा था। कार सेवा 1990 में हुई फायरिंग की घटना पर आक्रोशित थे। राम भक्तों का सैलाब वहां उमड़ रहा था। इस कार सेवा में आरएसएस की पहली बार भाग ले रही थी। गड़बेसीधारी पुलिस के साथ मिलकर भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे। सुबह 11 बजते बजते स्थिति गरमाने लगी। कार सेवकों ने एक बार फिर बैरिकेडिंग पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच रामकथा कुंज के मंच से भाषण शुरू हो गया। सार्वजनिक सभा स्थल पर करीबन 1 लाख लोग जमा थे। 30,000 लोग तो रामकथा कुंज के तंबू में रह रहे थे। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने भाषण शुरू किया तो कार सेवा की अपील की। इसके बाद बाबरी की तरफ इशारा कर उसे मुगल गुलामी का प्रतीक बताना शुरू कर दिया। करीबन दोपहर 12 बजने को था। मंच पर माइक लालकृष्ण आडवाणी ने संभाला। आडवाणी के गरजते ही कार सेवकों का धैर्य जवाब दे दिया। शिवसातार मंदिर की तरफ से भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू किया। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए पुलिस ने कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए थे। वहां तीनों तरफ मैदान और पीछे बाबरी मस्जिद थी। पुलिस पथराव से बचने को पीछे हटी कि 200 कार सेवकों ने राम चबूतरे के पास बनाई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और वे दौड़ते हुए बाबरी परिसर में घुस गए। चारों तरफ हड़कंप मच गया। शेषावतार मंदिर की तरफ से पत्थरबाजी लगातार हो रही थी। इसी बीच अन्य कार सेवकों ने टूटी बैरिकेडिंग के पास मानव ढाल बना दिया। अब सुरक्षा बलों को उन्हें हटाना मुश्किल हो गया। ढांचे के पिछले भाग में पत्थरबाजी हुई। देखते ही देखते बाबरी मस्जिद में 1000 लोग दाखिल हो चुके थे। कार सेवक बाबरी परिसर की सुरक्षा में लगी कटीली बाड़ेबंदी की परवाह नहीं किए हुए फांद कर ढांचे की बाहरी दीवार और गुम्बद पर चढ़ गए। कार सेवकों को बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ा देख और कार सेवक उत्साहित होकर और वहां पहुंचने लगे। माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सुरक्षा बल कुछ समझते कार सेवा में पहुंचे लाखों लोगों ने बाबरी परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। अब बाबरी कार सेवकों को कंट्रोल में था। बाबरी परिसर में 25,000 कार सेवक मौजूद थे। वहीं 200 से अधिक कार सेवक गुम्बद पर थे। रामकथा कुंज में मौजूद कार सेवकों को जैसे ही कार सेवकों के एक्शन की जानकारी मिली, वे भाषण छोड़कर एक्शन के लिए निकल पड़े। मंच से लालकृष्ण आडवाणी शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने हाथ बांधे थे। उन्हें गोली नहीं चलानी थी। ऐसे में बाबरी परिसर में तैनात सीआरपीएफ कर्मियों ने एक्शन में आने की आशंका जताई जा रही थी। सीआरपीएफ के डीआईजी ओपीएस मलिक स्थिति को भागते ही कूदते फांदते बाबरी परिसर में घुसे। सादी वर्दी में होने के कारण उन्हें किसी कार सेवक ने नहीं पहुंचे। वहीं से सीआरपीएफ कंपनी को बाहर निकाला और सीता रसोई में कंट्रोल रूम बना था। वहीं मौजूद लखनऊ जोन के आईजी अशोक कांत शरण हैरान खड़े थे। डीआईजी उन्हें पूछ रहे थे कि अब क्या करें। फैजाबाद डीएम और एसएसपी भी भागते हुए सीता रसोइया की छत की तरफ आए। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर तेज शंकर भी भाग रहे थे। रामकथा कुंज के मंच से लालकृष्ण आडवाणी लगातार मंच से कार सेवकों को लौटने की अपील कर रहे थे। बाबरी परिसर में जैसे ही 25,000 कार सेवक घुसे, वहां तैनात सीआरपीएफ और पीएससी के जवान
15 मिनट के भीतर बाहर आ गए। दोपहर करीब 12:15 बजे बाबरी परिसर पूरी तरह से कार सेवकों के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद कार सेवकों ने खड़ी पड़ी बैरिकेडिंग के लगी लोहे की पाइपों से गुम्बद पर हमला कर दिया। इसी बीच कार सेवकों ने अयोध्या की सभी टेलीफोन की लाइनें काट दी। बाबरी अब कार सेवकों के हवाले थी। कार सेवकों ने गुम्बद पर प्रहार जारी रखा। इसी बीच एक गुम्बद में छेद किया गया और वहां हुक लगाकर रस्सी नीचे लटकाई गई। अब कार सेवक इसके सहारे मस्जिद पर चढ़ रहे थे। गुम्बद पर भीड़ बढ़ी तो कार सेवक गिरकर घायल होने लगे। बीएचपी की टीम ने आज के लिए पुख्ता तैयारी की थी। चारपाई के साथ टीम तैनात थी, एम्बुलेंस भी रेडी थी। कार सेवकों के गुम्बद से गिरते ही टीम के सदस्य घायल को चारपाई पर उठाते और अस्पताल की तरफ भेज रहे थे। सुरक्षा बल और प्रशासन की टीम स्थिति काबू करने में लगी थी। वहीं कार सेवकों के लिए पूरी स्थिति काबू में थी। मस्जिद पर लगातार प्रहार कर रहे कार सेवकों को लाल कृष्ण आडवाणी ने डांटना शुरू कर दिया। वे उन्हें लौटने को कह रहे थे लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। निहंग मराठा यूपी बिहार के कार सेवकों ने कार सेवा पूरी होने तक विवादित परिसर से न हटने की बात कही। अन्य कार सेवकों ने उनका साथ देने का ऐलान किया। लाल कृष्ण आडवाणी को बेअसर होता देख अशोक सिंघल ने मनाना शुरू किया। उन्होंने बाबरी मस्जिद को मंदिर कहकर संबोधित किया, नुकसान न पहुंचाने की शपथ दिलाई। फिर अशोक सिंघल और महंत नित्य गोपाल दास मंच से उतरकर बाबरी परिसर की तरफ बढ़े। महंत नित्य गोपाल दास का भी सम्मान करते थे। वह दिन ही अलग था। कार सेवकों ने दोनों का रास्ता रोक लिया। वे फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो भीड़ उनके साथ बदसलूकी पर उतर गई। कपड़े फाड़ दिए, दोनों को वापस लौटने पड़ा। किसी ने कहा कि गुम्बद पर चढ़े कार सेवक दक्षिण भारतीय हैं। ऐसे में मंच पर आरएसएस नेता HB शेषाद्री आए। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में कार सेवकों को वापस आने की अपील की। लगातार अपील से गुस्साए कार सेवकों ने राम कथा कुंज के लाउड स्पीकर का तार काट दिया। इसके बाद मंच से नीचे उतरकर नेताओं ने आगे की रणनीति बनाई। बाबरी पर हमले की सूचना मिलते ही दिल्ली में हलचल तेज हो गई। इस प्रकार की आशंका हर किसी को थी। केंद्रीय गृह सचिव ने यूपी के सचिव को फोन किया, उनसे बात नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने यूपी के डीजीपी से बात की। उनसे कहा कि अयोध्या में केंद्रीय बलों के प्रयोग करें। दोपहर करीबन 12:25 केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम कल्याण सिंह को फोन किया। ढांचे पर हमले की बात कहकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तुरंत केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करिए। इस पर सीएम ने कहा कि मुझे अलग अलग जानकारी मिल रही है, मैं वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर आपको फ़ोन करता हूं। दोपहर 12:30 बजे कल्याण सिंह अयोध्या कंट्रोल रूम फ़ोन किए। कमिश्नर से कहा वहां के हालात कैसे हैं। इसके बाद कहा कि बिना गोली चलाए स्थिति को नियंत्रित करिए। दोपहर 12:40 आईटीबीपी के डीजी ने केंद्रीय गृह सचिव मंत्रालय को ढांचे को नुकसान पहुंचाने की सूचना दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यपाल को ढांचे पर हमले की सूचना देते हुए करीब 1 बजे इसे बचाने के लिए दखल देने को कहा। दोपहर 1:15 फैजाबाद डीएम ने सीआरपीएफ डीजी से 25 कंपनी केंद्रीय बलों की मांग की। इस पर सीआरपीएफ ने मजिस्ट्रेट और पीएससी की मांग कर दी। दोपहर 1:30 बजे अयोध्या कंट्रोल रूम को सीएम कल्याण सिंह का लिखित संदेश मिला, गोली नहीं चलेगी, इसके बिना परिसर को खाली कराएं। केंद्रीय बलों को रास्ते में रोक दिया गया। पथराव होने लगा। भारी संख्या में जुटे कार सेवकों ने केंद्रीय बलों को किसी स्थिति में विवादित परिसर की तरफ न जाने के लिए कोशिश की। इस पर मजिस्ट्रेट ने केंद्रीय बलों को वापस लौटने को लिखित आदेश दिया। आईटीबीपी ने इस संबंधित केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचना दी। लगातार आदेश निर्देश जमीन पर उतरते नहीं दिख रहे थे। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय दोपहर 2:25
50 मिनट आईबी की सूचना आई। ढांचे पर पहला गुम्बद गिर गया। केंद्रीय बल मौके पर जाने में असमर्थ था। दंगा भड़क सकता था। यूपी सरकार बिना फायरिंग स्थिति काबू में करने को कह रही थी, जो संभव नहीं। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला अयोध्या के 6 दिसंबर 1992 का। बाकी आप इस पर क्या विचार रखते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।